हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपना यूट्यूब चैनल आरबीएससी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम मॉडल पेपर फर्स्ट की बात कर रहे थे, जिसमें हमने ऐसे प्रश्नों का चुनाव किया था जिसको आप पेपर में अच्छे से देख पाएंगे और वही प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे और आप इन्हें पढ़ करके मेरिट में भी आ सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम बात कर रहे थे कि मेरिट में आने के लिए कैसे प्रश्नों का चुनाव किया गया है। हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा की थी, इसके पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने 12 प्रश्न देखे थे। जो प्रश्न संख्या फर्स्ट है उसी के छोटे 12 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का था, तो 12 नंबर के प्रश्नों का हमने हल कर लिया था। और अब हम चर्चा कर रहे हैं प्रश्न संख्या जो 2 है। प्रश्न संख्या 2 जो आएगा पेपर में, ये रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न है। इसमें रिक्त स्थान होंगे प्रश्न में और इसके भी 6 छोटे प्रश्न होंगे। कितने? 6 छोटे प्रश्न होंगे जो प्रत्येक एक अंक का होगा और इनमें हमें रिक्त स्थान को भरना होगा। इसके लिए हमें 6 प्रश्न हल करने, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है तो 6 नंबर का होगा। यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पीय, यानी एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, इसके 12 प्रश्न आएंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा इसके अंदर 6 प्रश्न आएंगे जो रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न होंगे। ये रिक्त स्थान भरना है हमें। तो ये हमने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका तो कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका अब हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। और इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम देखते हैं कि हमारी स्क्रीन पे एक प्रश्न है। यदि किसी अवयव में एक ही स्तंभ हो, यदि किसी अवयव में एक ही स्तंभ हो तो उसे क्या कहते हैं? अगर किसी अवयव में यानी किसी मैट्रिक्स में एक ही स्तंभ हो तो उसे हम कहते हैं स्तंभ अवयव। क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे उसे। और यदि किसी अवयव में एक ही पंक्ति हो तो उसे कहते हैं हम पंक्ति अवयव। क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव कहते हैं, यानी रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का हम देखते ही आंसर करेंगे और देखते ही प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे कि यदि किसी अवयव में एक ही स्तंभ हो तो उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं, यानी कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें देखते हैं कि अगर एक पंक्ति के रूप में आ जाए या स्तंभ की जगह यह आ जाए कि पंक्ति हो, एक ही पंक्ति हो, तो उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसी का है अगला प्रश्न। इसी का जो अगला प्रश्न है वो है हमारे पास में, देखो ये है हमारे पास में d/dx और sin x स्क्वायर, यानी sin x स्क्वायर का हमें अवकलन लिखना है। अवकलन करने के लिए हम ये देखते हैं कि x के रेस्पेक्ट में यहाँ अवकलन पूछा गया है sin x स्क्वायर का, तो इस अवकलन में कोई भी स्टेप ऐसी नहीं बचनी चाहिए जिसका अवकलन नहीं हो, है ना। यानी सभी स्टेप का हमें अवकलन करना है। तो पहले तो हम यहाँ अवकलन करेंगे साइन का, तो साइन का हो गया अवकलन कोस, और यहाँ जो थीटा है वो थीटा के रूप में ऐसा कैसा रख देंगे, एक्स स्क्वायर है। अब हमें यहाँ एक्स स्क्वायर का और हमें अवकलन करना है इनटू में, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और x का अवकलन करेंगे तो ये तो पावर का ही किया ना हमने कि 2x हो गया। अब x का भी अवकलन करते हैं तो 1 आ जाएगा, यानी इसका अवकलन हो गया 2x कोस x स्क्वायर। यहाँ जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में हमें भरना है 2x कोस x स्क्वायर, ये भरना है। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे छोटे छोटे अवकलन से संबंधित प्रश्न आपको एक एक नंबर में भी देखने को मिलेंगे, तो इन्हें आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है ये भी एक अच्छा प्रश्न है। इसमें देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास में, इसमें क्या लिखा है इसमें लिखा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष है, जबकि r बराबर 5 सेंटीमीटर है। यानी वृत्त का क्षेत्रफल में जो परिवर्तन है वो त्रिज्या r के सापेक्ष हमें देखना है, त्रिज्या r के सापेक्ष देखना है। तो हम लिखते हैं, जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और इसे हम किसके बराबर रख लेते हैं, a के बराबर। और यहाँ हमें पूछा गया है कि dA/dr क्या होगा।
डी ए बटा में डी आर ज्ञात करते हैं, तो पाई तो ऐसा कैसा आर स्क्वायर का करेंगे आर के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास में आ जाएगा पाई और ये आ जाएगा 2r, यानी 2 पाई आर आ गया। क्या आया? 2 पाई आर आ गया। और अब हमारे पास में ये दिया है मान कि r का जो मान है ना वो 5 सेंटीमीटर है। r का जो मान है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि dA/dr और r के किस मान पे निकालेंगे? 5 पर। तो यहाँ रखते हैं 2 इंटू पाई और इंटू 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आ गया? 10 पाई। परिवर्तन हो रहा है क्षेत्रफल में, तो इसकी इकाई क्या लिखेंगे? देखो ऊपर क्षेत्रफल है और नीचे क्या है? त्रिज्या है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्रफल की इकाई होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके नीचे यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। परिवर्तन किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष, यानी त्रिज्या के सापेक्ष। त्रिज्या का जो मात्रक है वो क्या होगा? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर आएगा, यानी क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। इस रिक्त स्थान में हम ये भर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और जो अगला प्रश्न है वो क्या है? अगला प्रश्न है हमारे पास में समाकलन से संबंधित प्रश्न है। ये भी बहुत इजी प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको एक एक अंक में देखने को मिलेंगे। और समाकलन से संबंधित हमारे पास में क्या प्रश्न है? देखो यहाँ दिया है इसने समाकलन 1 माइनस का x रूट x और dx, इसका मान निकालना है और इसे हम i बराबर में लिख लेते हैं। क्या लिखा है इसने? i बराबर में समाकलन 1 माइनस x इंटू में रूट x और dx। इस रूट x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग अलग से, तो हमारे पास में क्या आएगा? देखो i बराबर में इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट x, और ये आ जाएगा हमारे पास में x की पावर तो 1 है, x की पावर 1/2 और आ जाएगा ये, और dx रूट x है, इसको हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। यानी i बराबर में हमारे पास में यहाँ होगा x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2, और ये बाहर क्या है? dx। अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं, तो समाकलन करते हैं तो क्या आएगा? x की पावर 1/2 का समाकलन क्या होगा? x की पावर 1/2 प्लस 1, नीचे 1/2 प्लस का 1, और बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। x की पावर 3/2 प्लस का 1, और नीचे क्या आएगा? 3/2 प्लस का 1 और प्लस का c। हम देखते हैं कि देखो x की पावर n का समाकलन क्या होता है? x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n x dx, x की पावर n+1 बटा में n+1 और प्लस का c, यानी x की पावर n का जो समाकलन होगा वो होगा x की पावर n+1 बटा n+1 प्लस का c होगा। इसी फॉर्मूले से हमने यहाँ देखो क्या लिखा है? x की पावर 1/2 प्लस का 1/1/2 प्लस 1, और x की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस का c लिख दिया हमने। इसको और आगे हल करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा? ये हमारे पास में 2 और 1 3 हो गया, यानी 3/2, यहाँ लिख देंगे 2/3, और ये x की पावर हो गया 3/2, और माइनस का चिन्ह यहाँ 3 और 2 यानी 5 हो गया, 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो वही बात 2/5, और x की पावर 5/2 और प्लस का c। ये इसका फाइनली आंसर आ गया हमारे पास में। क्या आया है फाइनली आंसर? यह आया x i बराबर 2/3, x की पावर 3/2 माइनस 2/5, x की पावर 5/2 प्लस का c। यानी इस रिक्त स्थान में हमें क्या भरना होगा? इसमें भरना होगा हमें 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 और x की पावर 5/2 प्लस का c भरना होगा। इस रिक्त स्थान में ये आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और जो अगला प्रश्न है हमारे पास में वो क्या होगा? देखो अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारे पास में, ये हमारे पास में सदिश समीकरण पूछा है। देखो बिंदु 1,2,3 से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि सदिश 3i प्लस 2j प्लस k के समांतर है। देखो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि एक दिए गए बिंदु से, इसके अंदर लिखते हैं दिए गए बिंदु से जाने वाले तथा एक दिए गए सदिश के
समांतर दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। एक दिए गए बिंदु से गुजरने वाले, तो बिंदु का स्थिति सदिश, बिंदु का स्थिति सदिश वो है ए वेक्टर। ये हम मान लेते हैं कि बिंदु का स्थिति सदिश ए वेक्टर है, तथा समांतर जो सदिश है वो है समांतर सदिश बी वेक्टर है। तो हमारे पास में क्या होगा, आर वेक्टर बराबर में उस रेखा का समीकरण क्या होगा, आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होगा। क्या होगा, आर वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होगा। तो देखो इसे देखते हैं, दिए गए बिंदु से जाने वाले तथा दिए गए सदिश के समांतर एक रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा। तो हम बिंदु का जो सदिश समीकरण है उसे हमने मान लिया कि ए है, ए वेक्टर है, और जो समांतर सदिश बी वेक्टर दिया है हमें, तो उस दिए गए रेखा का जो सदिश समीकरण होगा वो होगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो अब इसे हम हल करते हैं आगे, इस प्रश्न की चर्चा करते हैं जो प्रश्न हमें दिया गया था। यहाँ हमारे पास जो बिंदु है वो क्या है, हमारे पास में बिंदु 1, 2, 3 है, ठीक है। और इस बिंदु का स्थिति सदिश हम ज्ञात करें, बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा, ए वेक्टर बराबर लिख देते हैं डायरेक्ट ही हम, आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 3k कैफ। स्थिति सदिश हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष ज्ञात की जाती है, यानी 1 - 0 आई कैफ, 2 - 0 जे कैफ, 3 - 0 के कैफ, तो यही आ जाएंगे, आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 3k कैफ आ गया। और जो बी वेक्टर का मान दिया है वो क्या होगा, बी वेक्टर का मान हमें दिया है 3 आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस का k कैफ दिया है। और अब हमें सदिश समीकरण लिखना है रेखा का, तो आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर का मान क्या है, आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 3k कैफ प्लस लैम्डा, और ये क्या आ जाएगा 3 आई कैफ प्लस 2j कैफ, यहाँ आएगा 2j कैफ प्लस k कैफ आ जाएगा। यानी आर वेक्टर का जो मान है हमारे पास में वो क्या आएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप होगा। यानी यहाँ रिक्त स्थान संबंधी जो प्रश्न है, यहाँ हमारे पास में क्या आएगा, देखो आर वेक्टर बराबर में आएगा यहाँ आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप। यानी इस रिक्त स्थान में हमें ये भरना होगा। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एक दिए गए बिंदु से जाने वाले तथा एक दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है। ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है ये क्या होगा, देखो अगला जो प्रश्न है ये प्रायिकता से आया है। ये जो प्रश्न है ये प्रायिकता का प्रश्न है। और इसमें क्या लिखा है, देखो इसमें लिखा है हमारे पास में P1 का मान इसने दिया है 7/13 और PB का मान है हमारे पास में 9/13। यह माइनस नहीं है, ये कोमा है यहाँ, ये माइनस नहीं है। यानी PA का मान 7/13, PB का मान 9/13 और इसने दिया है PA इंटरसेक्शन B बराबर है 4/13 और PA/B पूछ रहा है। ये देखो हम देखते हैं यहाँ PA/B कैसे ज्ञात करते हैं प्रायिकता में। तो देखते हैं PA/B हम लिखते हैं PA इंटरसेक्शन B बटा में लिख देते हैं हम PB। यानी यहाँ जो नीचे होता है वही नीचे आ जाता है PB। तो PA/B यानी PA इंटरसेक्शन B बटा PB होगा। और अगर हम ऐसे लिखें PB/A तो भी हम यही लिखेंगे PA इंटरसेक्शन B और नीचे क्या लिख देंगे, सिर्फ PA आ जाएगा।
देखो A इंटरसेक्शन B लिखो या B इंटरसेक्शन A लिखो, दोनों इक्वली होंगे, तो यहाँ तो P A इंटरसेक्शन B इक्वली होंगे, यहाँ नीचे जो आएगा वो नीचे आ जाएगा दोनों में। तो अब हम देखते हैं यहाँ क्या होगा। हमें ज्ञात करना है क्या, P A बटा B, तो P A बटा B हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देंगे P A इंटरसेक्शन B बटा में P B। तो P A इंटरसेक्शन B यानी यहाँ हमारे पास में है 4/13 और P B का मान जो है ये है हमारे पास में 9/13। क्या है, 9/13 है, 9/13 है। तो यहाँ हमारे पास में क्या आएगा, देखो P A बटा B का जो मान है यह आया हमारे पास में, ये तो कैंसिल हो गया, 1/13 1/13, तो यहाँ बच गया हमारे पास में 4/9 बच गया। तो हमारे पास में P A बटा B का मान क्या आया, 4/9 आया है। तो यहाँ लिख देंगे हम रिक्त स्थान में 4/9, यहाँ P A बटा B का मान क्या आएगा, 4/9 आएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने प्रश्न संख्या जो 2 था जिसमें रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न थे वो हमने 6 कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 3 पर भी। तो इसके लिए आप लगातार बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।